साथियों, आज मैं अपने उपन्यास अस्थि फूल से एक अंश का पाठ करूंगी। बारे इतात उपहार। सुबह सुबह सुजन महतो ढीली ढाली चाल से खेत की तरफ जाते दिखे। नन्हे कामगार उस वक्त अपने काम पर निकल चुके होते। कोई पत्ता बटोरने के काम पर लगा होता, कोई गाय गोरू चराने निकला होता, कोई लकड़ियां चुन रहा होता, कोई गोबर उठा रहा होता, कोई घास काट रहा होता। सुजन महतो अपनी आदत के मुताबिक रास्ते में मिलने वाले नन्हे कामगारों को जल्दी काम करने के लिए उकसाते चलते। उनके हाथ में हंसुआ होता और शरीर पर लुंगी, कंधे पर गमछा लटक रहा होता और नंगी छाती पर मिट्टी से मिले पसीने की बूंदें चिपकी होती। सुजन महतो अपने खेत पर पहुंचकर इधर उधर परेशान से देखने लगते। खेत अब पहले जैसे नहीं रह गए थे। उनमें कुछ भी उगाना मुश्किल होता जा रहा था। उन तक पानी पहुंचाना भी मुश्किल हो गया था। जमीन भी कम होते होते बस एक बिस्वा बची रह गई थी। इस पर भी बहुत तरफ से निगाहें लगी थीं। पहले साहूकार, अब कंपनी और सरकार की मेहरबानी थी। फिर भी यह थोड़ी सी जमीन सुजन महतो के लिए बहुत मायने रखती थी। इसी में कुछ उगा ले जाने की जहद में वे लगे रहते। कभी कोहड़ा, कभी लौकी, बैगन, कभी मूली, गोभी, देसी टमाटर, आलू आदि। सहजन का एक पेड़ भी इसी खेत के किनारे लगा था। किसी किसी साल वह टूट कर फलता। इतना फलता कि गांव भर बांटते बांटते थक जाते। मगर पिछले कई साल से वह भी अपना रंग बदलने लगा था। किसी साल फल जाता तो कई साल टकटकी लगाए देखता खड़ा रहता। इस साल उसकी जड़ जमीन को छोड़ने की तैयारी कर रही थी। सुजन महतो उससे लंबे समय से साथ रहे साथी जैसा रिश्ता महसूस करते थे। इसलिए उसकी जड़ के पास जाकर मिट्टी से उसे ढककर अपनी तरफ से मजबूत करने की कोशिश करते। मगर उनकी अकेले की कोशिश जड़ छोड़ते जीवन के लिए बहुत मामूली होती। फिर भी छोटी कोशिशों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। वे लगे रहते और इस तरह सहजन के पेड़ को कई साल से टिकाए चले आ रहे थे। आज फिर उसे देखकर उनका मन भर सा आया। कुछ मिट्टी उन्होंने उसके आसपास अपने हंसुआ से खिसका दी। उसी के कुछ दूर अपने आप निकल आई लौकी की लतर पर छोटी छोटी बत्तियां खिलखिला रही थी। कुछ दूसरी लताएं उसे उलझाए फैली थीं। उन्होंने मन ही मन सोचा कि अच्छा होता इस बार सब लौकी ही लगा देते। लेकिन फिर ख्याल आया कि वे अपने साथ फेंटा में खोस कर जो बीज लाए थे वे लौकी के नहीं थे। तमाम तरह की सब्जियां उगा लें तो उन्हें ही खोपा में रखकर शहर के बाजार बेचने जाएं। लेकिन आज काम शुरू करने के पहले उन्हें अपनी कुल्हाड़ी जोड़नी थी। सबसे पहले उसके हत्थे के लिए बढ़िया लकड़ी चाहिए थी जिसमें फाल लगाया जा सके। एक ठीक ठाक लकड़ी मिल जाने पर उसे घिस घिस कर चिकना कर लिया गया। फिर वे फाल ढूंढने लगे इधर उधर। कभी दक्षिण खोजें, कभी उत्तर खोजें, कभी पूरब खोजें, कभी पश्चिम खोजें, मगर फाल जाने कहाँ हेरा गया। परेशान होकर वे झाड़ झंखाड़ काटने लगे। बड़े बड़े सरपत ऐसे मुट्ठी में पकड़ते कि वे उनके हाथ चीर ना पाते और अपनी तेज धार हंसुआ से खट से काट देते, मगर वहां भी फाल न मिला। तब परेशान और दुखी सुजन महतो उन्हीं झाड़ियों के पास जमीन पर बैठकर रोने लगे। आज का दिन बीत रहा था। फाल न मिला तो क्या खेत कोड़ा जाएगा, कि क्या खेत बोया जाएगा। तभी झाड़ियों के पीछे से आवाज आई, क्या खोज रहे हो महतो? सुजन महतो मुड़कर देखे तो होश उड़ गए। झाड़ियों के पीछे से निकलकर एक बाघ खड़ा मुस्कुरा रहा था। इससे पहले सुजन महतो ने ऐसा बाघ नहीं देखा था। बाघ का मुस्कुराना कभी सुना नहीं था। अब जो कि बाघ मुस्कुरा रहा था तो कुछ अघटित घटित हो सकता था। उनका मन कांप उठा। घबराहट में कंठ से आवाज न फूटी। घबराओ नहीं, बताओ क्या परेशानी है? बाघ ने फिर पूछा। हालांकि सुजन महतो घबरा गए थे, मगर बाघ की आवाज इतनी मधुर और इतनी हित चिंता में डूबी हुई थी कि महतो अपना दुखड़ा रोने लगे। कैसे खेत गुड़ाएगा, कैसे बीज बोआएगा, कैसे उपजेगा अन्न, कैसे बालक बुतरू को साएगा। एक फाल था तो वो हेरा गया, जैसे हेराया हमारा चित्र। बाघ निकट चला आया और स्नेह से बोला,
जो मैं तुम्हारा फाल ढूंढ दूं तो मुझे क्या दोगे? हमारे पास है ही क्या, एक गरीब खेतिहर हूं। सुजन महतो को अपनी फटेहाली याद आई। लेकिन इस दुनिया में बिना लेन देन के कोई काम नहीं होता। एक बार सोच लो, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। बाघ ने दुनिया का नियम समझाया। आधी फसल ले लेना। बाघ ने नामे सिर हिलाया। तुम्हारे लिए लकड़ी काट दूंगा। बाघ ने फिर नामे सिर हिलाया। कुएं का मीठा जल निकाल दूंगा। बाघ ने फिर नामे सिर हिलाया। परेशान सुजन महतो ने हार कर कहा, अच्छा तुम ही बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बाघ ने कहा, पहले क्रिया उठाओ कि जो मांगूंगा दोगे। सुजन महतो ने क्रिया उठा ली। मुझे तुम्हारी बेटी चाहिए। मैंने उसे कुएं पर पानी भरते देखा है। अभी अभी जवान हुई सुंदर कन्या का मांस खाने का मेरा मन है। बाघ ने कुटिलता से कहा। सुजन महतो की जान सूख गई, लगे गिड़गिड़ाने। ऐसा ना कहो बाघ भाई, यह कैसे हो सकता है? बाघ ने तुरंत अपने पंजे उठाए और तेज नाखून दिखाते हुए बोला, सोच लो, मैं तो तुम्हारा साथ देना चाहता था। तुम मेरी इतनी सी बात नहीं रख रहे। अब मुझे मजबूर होकर बाघ वाला काम करना पड़ेगा, मतलब तुम्हें मारकर खाना पड़ेगा। बाघ ने समझाने वाले दार्शनिक भाव से कहा। सुजन महतो थर थर कांपने लगी। बाघ हंसने लगा। बाघ जितना हंसता, सुजन महतो उतना थरथराती। बाघ ने अपने पैने नाखूनों वाले पंजे बढ़ाए तो सुजन महतो ने घबरा कर कहा, मंजूर है, पहले मेरी कुल्हाड़ी का फाल लाओ। बाघ झटके से उठा और झपट कर उनकी कमर में बंधे लुंगी के फेंटे में खुसे फाल को निकाल कर उनके हाथ में थमा दिया। मैं तो तुम घबराहट में इसे देख नहीं पाए। अब इसे रखो और अपनी बेटी यहां भेजो। अगर नहीं भेजा तो अगली बार यहां आकर तुम वापस नहीं जा पाओगे। न खेत बचेगा न तुम। फाल वापस पाते ही सुजन महतो का होश लौट आया। वे अपनी भूल पर पछताने लगे। पछताते जाते, चलते जाते, रोते जाते, चलते जाते, रास्ते भर अपने आप को कोसते और लगभग दौड़ते हुए घर आए। घर आकर देखा कि गुहाल में लेरू पटरू समेत मवेशी बांधे जा चुके हैं। बीजू दिखाई नहीं पड़ रहे थे। इनारा भात रात चुकी थी और जमीन पर घुटनों के बल बैठी मच्छिया की रस्सी कस रही थी। बाप के आने की आहट से उठकर लोटा भर पानी ले आई। सुजन महतो ने कुल्हाड़ी किनारे रखी और लोटे के जल से हाथ पांव धोए, मुंह धोने के लिए और पानी मांगा। इनारा फिर दौड़कर आई और एक लोटा और पानी ले आई। अब भली भांति मुंह धो पोंछ कर सुजन महतो पीढ़े पर बैठे। इनारा ने कांसे की थाली में थरिया भर भात कुल्थी की दाल के साथ परोसा और लोटा भर पीने का ताजा जल बगल में रख दिया। थरिया भर भात और कुल्थी की दाल देखकर सुजन महतो हमेशा प्रसन्न हो जाते थे, लेकिन आज और दिनों की तरह भात देखकर प्रसन्न नहीं हो पाए। एक अजीब चिंता से घिर कर उन्होंने पानी भरा लोटा उठाकर पूछा, बिटिया रानी, यह पानी कहाँ का है? बिटिया रानी कुछ देर को चकराई। आज तक कभी उसके बाप ने पानी के बारे में नहीं पूछा था। पानी पर शक सुबह का कोई सवाल ही नहीं उठता था। फिर आज क्यों? फिर भी उसने लापरवाही से कह दिया, कुएं का है। उसी कुएं का? सुजन महतो ने मुंह बनाकर कहा। हाँ, सिर हिलाकर बिटिया रानी ने जताया। आज मैं बहुत थक गया हूं। सुना है कि उस पहाड़ की तराई वाले गड़िए का जल बहुत मीठा है, सब थकान उतार देता है। जाकर जल्दी से वही पानी ले दिया। अपने आंसू छिपाकर सुजन महतो ने समझाया। बिटिया रानी थोड़ा कुनमुनाई। पानी तो यह भी ताजा था, इसे लाने में मेहनत भी लगी थी। दूर उस कुएं से पानी खींचकर सिर और कमर पर गगरे लाद कर पानी लाना मेहनत का काम भी था। मगर बाबा ने सुना है कि उस गड़िए के पानी से थकान उतरती है, तो सही सुना होगा। बाबा की थकान 100 मेहनत पर भारी थी और बाबा की बात शक सुबह से परी थी। बिटिया रानी का दिल पसीज गया। उसने घड़ा उठाया और गड़िए का पानी लाने चल दी। बीजू उसी समय घर पहुंचा था। इस अनहरिया बेरा में घड़ा उठाए बहन को जाते देखा तो अचरज में पड़ गया। पानी भरने जाने की यह भी कोई बेला है? पहले उन्हें अजीब लगा, इस समय बहन को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई पानी लाने की? इस समय जंगली जानवर आदमी से घूमते हैं। बहन को तच्छर रोक देने के विचार से बीजू 1-2 कदम बढ़ भी गया, लेकिन तभी उसके चंचल मस्तिष्क में एक शरारत चमकी। वह दबे पांव बहन के पीछे पीछे चलने लगा। चलते समय उसने अपनी धनु ही उठा ली
और मन ही मन बहन को चौंका कर डरा देने की योजना बनाते छुपते रुकते उसी गड़िया पर पहुंच गया जहां बहन पानी भरने पहुंची थी। बहन तो घड़ा लेकर पानी भरने झुकी। इधर बीजू बहन के कुछ दूर पीछे के पेड़ पर चढ़ गया। बीजू ने देखा कि किनारे के झाड़ झंकाड़ पर दो बगुले ध्यानमग्न बैठे थे। उसे मौका हाथ आया सा लगा और अपनी धनुही पर चढ़ाकर एक साथ दो तीर बगुले को निशाना बनाकर चला दिए। बगुला तो उड़ गया, मगर उसी झाड़ी के पीछे छिपे बाघ की दोनों आंखों पर दो तीर लगे। बाघ पल भर में अंधा हो गया। दर्द से चिल्लाता हुआ झाड़ियों से बाहर चला आया। दर्द भरी दहाड़ और छटपटाते हुए झाड़ियों से बाहर निकलकर भागते बाघ को देखकर इनारा डर कर चीख पड़ी। लेकिन इनारा से ज्यादा तेज बाघ चीखा और भागता हुआ जंगल में लोप हो गया। बीजू हाथ में तीर धनुष लिए पेड़ से उतर आया। इनारा ने बीजू को देखा तो सब समझ गई कि आज बाघ से उसे बचाने वाला बीजू ही था। बीजू, तू मेरा सच्चा भाई है। उसने गर्व और लाड़ से भरकर भाई की बाह पकड़ ली। बहन, तू जल्दी से पानी भर और घर चल, बीजू ने हंसकर कहा। इनारा ने जल्दी से घड़ा उठाया और गड़िया का पानी भरकर चल दी। दोनों भाई बहन रास्ते भर बाघ की बातें करते जाते थे। अब बीजू बड़े और बाघ छोटा हो चुका था। आदमी का सहयोग और विश्वास हमेशा बड़ा हो जाता है और उसकी दुरभिसंधियां, षड्यंत्र नीच रूपक बनकर लोक में विख्यात हो जाते हैं। इनारा बार बार भाई के बलैया लेती जाती थी। बार बार महसूस करती जाती थी कि अब कोई है जो उसके बगल में उछल उछल कर चलते हुए भी पूरे सिंदूरी गांव को बाघ से बचा लेगा। दोनों भाई बहन चहकते आत्मविश्वास से भरे घर पहुंचे। सुजन महतो सूनी आंखों से छत की तरफ निहारते सामने भात की थाली लिए दीवार से पीठ टिकाए बैठे थे। उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि उनके घर कोई अनहोनी घट चुकी है और विलाप के बाद पसरे सूनेपन में लिपटे हुए पड़े हैं। बाबा, ए बाबा! सुजन महतो आवाज को सुनकर भी नहीं सुन पाए। तब दोनों उनके सामने आकर खड़े हो गए। दोनों के एक साथ घर में घुसकर सामने खड़े हो जाने से सुजन महतो चकरा गए, जैसे खुली आंखों का सपना हो। वे घूर घूर कर सामने के दृश्य को पूरा देख लेना चाहने लगे। सहसा वे इनारा का होना समझ ही नहीं पाए। सामने का दृश्य भ्रम का दृश्य लगा। सामने खड़ी इनारा भ्रम की बिटिया लगी। सामने अपनी धनुही लिए खड़े बीजू उन्हें किसी देवता का अवतार लगे। आंखें मलकर उन्होंने दोबारा खोला। बिटिया रानी ठीक सामने साक्षात थी। इनारा ने झट से घड़ा से पानी लोटे में उछीला और बाप के आगे धर दिया। सुजन महतो ने फटी फटी आंखों से पानी भरा लोटा देखा, उसे हाथ से छू कर देखा और कुछ पूछने के लिए मुंह खोलना चाहने लगे। मुंह तो खुल गया पर बोल न फूटे। तब तक बीजू ने धनुई रख दिया और ताली बजाकर जोर की आवाज में बोलने लगा। आज देवता साक्षात उतरे गड़िया पर। बोले कि आज चंद्रमा की रोशनी कम नहीं होने पाएगा। भर लो जितना पानी गड़िया से भरना है। लबालब उजाला नाच रहा था। इनारा देवी पानी भर रही थी। अब पियो देवता का दिया पवित्र जल, पियो बाबा पियो। सुजन महतो ने हड़बड़ा कर लोटे का पानी मुंह से लगा लिया। इनारा हंसने लगी तो उनकी जान में जान आई। क्या बोलता है तुम सब, कटकरेजी करता है, यहां हमारी जान निकल गई थी। सुजन महतो थोड़ा आश्वस्त हुए कि सामने का दृश्य भ्रम नहीं था और कि जो सोच कर भेजा था वह नहीं हुआ। हाँ, तुम्हारी जान की चिंता तुम्हें है, हमारी जान की चिंता किसे होगी? बीजू ने प्रश्न उछाला। जा खाना खाए दे। महतो, इस अंधेरी रात में बेटी को गड़िए से पानी लाने भेजने के पीछे तुम्हारी मंशा कोई नहीं बुझेगा, यही सोचकर बैठे हो? वहां क्या क्या हुआ नहीं जानोगे? भात खाने की जल्दी है कि मांस खिलाने की? सुजन महतो का कलेजा थक। क्या बोलता है ये लड़का? जान का दुश्मन है। सुजन महतो कुछ खिसियाए से बीजू की तरफ देखना बचाने लगे। बाघ का निवाला बनाने भेजा था बेटी को? बाप हो कि दुश्मन हो, सब ईमान धुल गया तुम्हारा? क्या भला किया बाघ ने तुम्हारा कि तुमने अपना घर ही उसे सौंप दिया, अपनी पीढ़ियां सौंप दी? कैसे उसे टिकने दिया अपनी जमीन पर? भस्म क्यों नहीं कर दिया उसको कि तुमको भरोसा नहीं रह गया न अपने पर न अपनी संतान पर?
बीजू प्रश्न पर प्रश्न उछालता, फिर हंसकर नाचने लगता। कैसे करोगे भस्म उसको? लालच ने घेर लिया तुमको। तुमको सिर्फ अपना पेट दिखा, गांव नहीं दिखा, बेटा बुतरू नहीं दिखा। मैं तो लालच सर्वनाश का घर है। लालच सब नष्ट कर देता है। लालच में घिर कर तुम अपनी बेटी भूल गए। अपने बेटे के तीर धनुष पर तुम्हारा भरोसा नहीं रहा। अपना इतिहास तुम्हारी नसों में बहते खून से लोप हो गया। मैं तो जिसकी स्मृति बाघ ने छीन ली, उसके पास न कुछ पिछला रह जाता है, न कुछ आगे का, न अतीत न भविष्य। बीजू के इस रूप को मानो पहली बार सुजन महतो जान रहे थे। हरदम पगला बौड़म कहते कहते वे भूल गए थे कि कोई उनकी गतिविधियों को भांप सकता है। थाली परे सरकाकर वे रोने लगे। हमसे भारी भूल हुई बीजू। सुजन महतो रोते जाते और अपनी बेवकूफी की दास्तां पर पछताते जाते। धत बाबा, ये बीजू तो तुम्हें डरा दिया। इनारा ने बाबा की थाली फिर से आगे खींचकर पूरे उत्साह से कहा। अब क्या डरना? बीजू के तीर धनुष पर देवता का आशीर्वाद है। एक बात क्या, जंगल का कोना कोना साध लिया हमारे भाई ने। भात खाओ बाबा। इनारा के विश्वास से सुजन महतो ने फिर से बीजू को देखा। उन्हें इस बार बीजू साक्षात सिंह बोगा का आशीर्वाद लगे। बेकारी से सब बौड़म कहते हैं। आज इसने हमें बाघ के डर से मुक्त कर दिया। उन्होंने थाली से कौर तोड़ लिया। यह घटना बिजली के करंट की तरह फैल गई। कई कई गांव में इसके कई कई रूप प्रचलित हो उठे। किसी में तीर धनुष उठाए साक्षात सिंह बोगा के रूप में बीजू आ विराजते, तो किसी में वे एक बहादुर सैनिक के रूप में प्रतिष्ठित किए जाते। किसी किसी में तो वे सिद्धो कान्हू की तरह अचानक प्रकट होकर बाघ से उसके नख दंत छीन लेते। किसी में बहन दुनिया की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी होती, जिस पर बाघ रीझ गया था और भाई ने बाघ को मारकर उसे बचाया। तो किसी में बहन भाई दोनों बाघ से एक साथ लड़ पड़े थे। सारे ही रूपों में भाई की बहादुरी साफ होती और बहन पर बाघ की नजर की आलोचना। इस तरह भाई बहन की ख्याति ने कई गांव के लोगों को ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने के लिए उकसाया। नतीजा कि बहन की शादी के लिए दूर दूर के गांव से रिश्ते आने लगे। बहन ने भी शादी के लिए शर्त रख दी। शर्त थी कि जब तक उसके भाई को उपहार में बैल नहीं दिया जाता, तब तक वह शादी नहीं करेगी। बहुत मान मनोवल हुआ। बाप ने समझाया, माँ ने समझाया, रिश्तेदारों ने समझाया, छोटे भाई बहनों का वास्ता दिया गया। खुद भाई ने कहा कि उसे कुछ नहीं चाहिए, मगर बहन अपनी शर्त से टस से मस नहीं हुई। आखिरकार हार कर बहुत से बरपक्ष वाले लौट गए, लेकिन एक गांव से बड़ा तगड़ा बैल लेकर बरपक्ष के लोग हाजिर हो गए और भाई के हाथ में उसका पगहा थमाकर बोले, ये लो अपना टेंडार आकसार, मतलब उटगाया हुआ धनुष बाण। यह सांकेतिक उपहार है कि तुमने बहन को बाघ के मुंह में जाने से बचाया था। तुम्हारी बहन ने यह शर्त रखकर तुम्हारी बहादुरी का मान किया है। हम भी तुम्हारी बहादुरी को मान देते हैं। भाई ने पगहा पकड़ लिया और मन ही मन खुश होते हुए बहन की शादी करवा दी। लेकिन बीजू के साथ ऐसा नहीं हो पाया। जब बहन की शादी की बेला आई तो बीजू वन वन भटक रहे थे। देखते देखते सहजन का पेड़ अपनी मिट्टी छोड़ चुका था और गुड़हल का पेड़ कई कई बार फूलों से भर चुका था। झोपड़े का नया छप्पर छाया जा चुका था। बहुत पहले असम गए सुरजू का झोपड़ा इधर उधर बिखरते अपने फूस से अब पूरी तरह अलोप हो चुका था और केवल स्थान की दूरी के हिसाब से ही उसे याद करने की कोशिश की जा सकती थी। छुटकू और नन्ही अब बीजू बीजू कहकर नहीं जिदियाते थे। अम्मा कई बार बाहर बैठी जंगल की तरफ देखते हुए अपने को खो देती थी। सुजन महतो दिन में भी हड़िया पीने से अपने को रोक नहीं पाते थे और बारे इतात माने बहन की शादी में भाई को दिया जाने वाला उपहार, जिसे बहन ने जिद करके खास उसी के लिए रखवाया था, झोपड़े के बाहर बीते हरे रंग की लोहे की देह लिए टूटा फूटा मुरझाया सा पांव में रस्सी बांधे गाय गोरू बांधे जाने वाले खूंटे से बंधा रह गया था।